नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में एक ऐसी थाली के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जो बनती तो करोड़ों में है, लेकिन उसमें जहर परोसा जाता है। एक ऐसी लापरवाही, एक ऐसे भ्रष्टाचार पर बात करूंगी जो इस देश में इस कदर फैला हुआ है, जिसका खामियाजा नौनिहाल भुगतते हैं। वो पोषण के लिए बनाई गई थाली जो गरीब बच्चों के लिए है, जो गरीब बच्चों का पेट भरने के लिए है, उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए है, उस पर ऐसी भ्रष्टाचार की नजर पड़ती है, ऐसा पैसों का खेल होता है कि नौनिहालों को उनके हक का खाना भी नहीं मिल पाता है। कहीं जहरीला खाना होता है, कहीं नमक की कमी होती है, कहीं सब्जी में पानी इतना कि सिर्फ सब्जी ढूंढने में आपको वक्त बीत जाएगा। आखिरकार ये सब क्यों होता है? केंद्र सरकार इस योजना पर कितना खर्च करती है, राज्य सरकार इस पर कितना खर्च करती है, बिहार में ऐसा क्या हुआ कि बिहार के मिड डे मील पर सवाल खड़े होने लगे, ये सब कुछ आज विस्तार से आपको बताऊंगी। और इसीलिए डिजिटल दंगल में आज हमने लाइन दी है थाली में जहर। ये छोटे छोटे नौनिहाल जो स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं, गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके घर पर इनको पोषक खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। सरकार की योजना है कि इनके थाली में भरपूर पोषण होना चाहिए, रोटी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सब्जी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चावल अच्छे क्वालिटी के मिलने चाहिए। लेकिन बच्चों को परोसा क्या जाता है? कभी बिना नमक की सब्जी परोस दी जाती है, तो कभी नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया जाता है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। अब एकाएक मिड डे मील की चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता देती हूँ कि पहले उत्तर प्रदेश से और फिर बिहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जो चौंकाने वाली है। बिहार में क्या हुआ नालंदा जिले में, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। नमक की जगह डिटर्जेंट का मतलब आप समझते हैं ना, डिटर्जेंट का मतलब ये है कपड़े धोने वाले सर्फ को मिला दिया गया। अब आप खुद सोचिए, एक खाने में नमक की जगह अगर सर्फ मिले और वो खाना आप खा लें तो आपकी क्या हालत होगी। उन छोटे छोटे बच्चों का भी यही हाल हुआ, तबीयत खराब हो गई। नालंदा में ये घटना होती है और नालंदा जिले की अगर आप बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गृह जिला है। सोचिए, जिस नालंदा के मॉडल की बात होती है, जिस नालंदा से वीवीआईपी नाम जुड़ा हुआ है, उस नालंदा में एक स्कूल में ऐसी व्यवस्था है कि डिटर्जेंट और नमक में रसोइया फर्क नहीं कर पाता है। उसका खामियाजा बच्चे भुगतते हैं, छोटे छोटे बच्चे भुगतते हैं। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि नालंदा में हुआ क्या है, इस घटना की चर्चा क्यों हो रही है। ये जो घटना है ये नूरसराय प्रखंड की है। घटना के बारे में आपको बताऊं, ये घटना नूरसराय प्रखंड के परासी मध्य विद्यालय की है। इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों को परोसी गई आलू सोयाबीन की सब्जियों में नमक कम होने पर गलती से नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर परोस दिया गया। क्या किया गया इसमें? दरअसल बच्चे खाना खाने के लिए बैठे, मिड डे मील का जब वक्त होता है, बच्चों को खाना परोसा गया। बच्चों ने कहा कि खाने में नमक नहीं है। जब नमक वाली थाली बच्चों को परोसी गई तो वो खाना खा के बच्चों की तबीयत खराब हुई, बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। और जब अस्पताल पहुंचाया गया तो ये बात निकलकर सामने आई कि खाने में सर्फ डाल दिया गया था। असर क्या होता है? खाना खाते ही बच्चों के गले में जलन और पेट दर्द होने लगा, जिससे 34 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि इस लापरवाही के लिए स्कूल के जो अध्यापक है यानी कि प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है, रसोइयों को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए, छोटे बच्चों के लिए खाना बन रहा है और ऐसी जगह पर खाना बन रहा है जहाँ डिटर्जेंट यानी कि सर्फ और नमक साथ साथ रखा है। आप उस रसोइये के बारे में भी कल्पना कीजिए जिसे सर्फ और नमक के बारे में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है और वो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जैसे ही वो थाली खाई छोटे छोटे बच्चों ने, उनके पेट में दर्द हुआ, उल्टियाँ हुई, जलन हुई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये तो हाल ही का मामला है जो नमक डिटर्जेंट को नमक की जगह डाल दिया गया। और भी घटनाएं हैं, मैं तो सिर्फ बिहार की बात कर रही हूँ अभी, लेकिन पूरे देश में मिड डे मील का कमोवेश यही हाल रहता है। मिड डे मील पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की मार पड़ती है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर कह तो दिया जाता है सरकारों के द्वारा, लेकिन क्या वाकई में वो पोषण जो बच्चों की थाली तक पहुंचना चाहिए, वो पोषण बच्चों तक पहुंचता है या फिर भ्रष्टाचारियों के पेट पैसों से भरते हैं? एक और घटना जो बिहार से ही सामने आई थी, उसके बारे में भी आपको जानकारी देती हूँ। इसने भी चौंका दिया था। एक घटना हाल ही में नालंदा से सामने आई, एक घटना मोकामा से सामने आई थी। मोकामा और सहरसा से सामने आई थी। 2025 से 26 के बीच का मामला है। घटना क्या हुई थी? मोकामा शहर के एक सरकारी स्कूल में खाने में मरा हुआ सांप पाया गया था। नालंदा में तो नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया गया
रसोइये का ये तर्क था कि वो सर्फ और नमक में फर्क नहीं कर पाया, लेकिन सोचिए कितनी लापरवाहियों के बीच बच्चों को परोसे जाने वाला खाना परोसा जाता है। अब आप सोचिए कि मोकामा शहर के एक सरकारी स्कूल में खाने में मरा हुआ सांप पाया गया था। आप कल्पना भी कर सकते हैं, सोचिए ऐसी जगह पर खाना बनाया जा रहा था, ये इतनी लापरवाही से खाना बनाया जा रहा था, या सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बच्चों को खाना परोसा जा रहा था कि किसी को ये नहीं पता चलता है कि जो थाली बच्चों को परोसी जा रही है, जो खाना बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, उसमें मरा हुआ सांप है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही कि रसोइये ने सांप को खाने से निकालकर बाहर फेंका और वही दूषित भोजन, जहरीला भोजन 500 बच्चों को परोस दिया गया, जिससे 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। इस घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने संज्ञान भी लिया था। अब इससे ज्यादा हैरान, इससे ज्यादा चौंकाने वाला कुछ हो सकता है? एक तो लापरवाही, एक तो ऐसा काम किया गया जो सवाल खड़े करने के लिए काफी है। एक तो ऐसा काम किया गया जिसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, कल्पना से परे है। एक खाना जो स्कूल में बच्चों को परोसने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनको पूरा पोषण मिले, इसके लिए बनाया जाता है, उस खाने में मरा हुआ सांप मिलता है। और लापरवाही देखिए, सोचिए उस रसोइये को किसी बात का डर नहीं था, वो सांप को बाहर निकालता है और वही जहरीला खाना बच्चों की थाली में परोस देता है। ये छोटे बच्चे, गरीब बच्चे जिनका हक है खाने पर, क्या उनको इस काबिल नहीं समझा जाता कि उन्हें सही खाना दिया जाए, पोषण से युक्त खाना दिया जाए, साफ सफाई में बना हुआ खाना दिया जाए? ऐसा खाना जो बच्चों को पोषण तो नहीं देता लेकिन बीमार कर देता है। ये हुआ था मोकामा में। 500 बच्चों को ये खाना परोसा गया था, जिसमें से 100 बच्चे जो थे, 100 से अधिक बच्चे जो थे वो घायल, बीमार हो गए थे। और इसका संज्ञान NHRC की तरफ से लिया गया था, क्योंकि अपने आप में बड़ी घटना थी, अपने आप में चौंकाने वाली घटना थी कि बताइए स्कूल में खाना बनाया जा रहा है, खाने में मरा हुआ सांप है, और बजाय इसके कि इस गलती को दुरुस्त किया जाए, जो वो खाना है उसको फेंक दिया जाए और दूसरा खाना बनाया जाए। लालच ऐसा है चंद पैसों का, क्योंकि जब दोबारा खाना बनाएंगे तो सामान लगेगा, पैसा लगेगा, वो पैसा जो जेबों में जा रहा है लोगों के, वो बच्चों के लिए लग जाएगा। इसीलिए उस सांप को हटा दिया गया, क्योंकि वो खाना बड़े लोगों के बच्चों को तो खाना नहीं है, वो खाना रसोइये को तो खाना नहीं है, तो सांप को हटा दिया गया और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। सहरसा में भी एक घटना हुई थी। यहाँ पर बालूदा गांव के एक स्कूल में परोसी गई पतली दाल में सांप का बच्चा मिलने के बाद 150 से अधिक छात्र जो हैं वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे और अस्पताल पहुंच गए थे। मोकामा में भी यही हुआ और सहरसा में भी यही हुआ, जहां दाल में सांप का बच्चा मिलता है और वो दाल परोस दी जाती है, जिससे 150 बच्चों की जान पर बनाती है, उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये सिर्फ सहरसा और मोकामा का मसला नहीं है। एक और घटना आगे आपको बताने जा रही हूँ, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि एक तरफ हम पूरे दुनिया में भारत की धमक की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गरीब बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। जिस पर बच्चों का हक है, नौनिहालों का हक है, वो बच्चों को नहीं मिल पाती है चंद पैसों के लालच में। अगली जो घटना है वो भी आपके सामने रख दूं। छिपकली और कीड़े मिलने की घटनाएं सामने आई थी, और ये घटना कहां से सामने आई थी? अररिया, सुपौल और अरवल से। 2023 का मामला है। क्या हुआ था? छिपकली। घर में छिपकली देखकर आप इधर उधर भागने लगते हैं। किसी के ऊपर छिपकली गिर जाए तो हमारे देश में उसको बिल्कुल साफ सुथरा करने की परंपरा है। छिपकली गिर जाए तो आप खुद सोचते हैं कि नहा लिया जाए, कपड़े बदल दिए जाए। वही छिपकली सोचिए बच्चों के खाने में गिर जाती है और बच्चों को जस के तस खाना परोस दिया जाता है। कीड़े मकोड़े खाने में होते हैं और बच्चों को जस के तस खाना परोस दिया जाता है। ये घटना कहाँ से आई थी? अररिया और सुपौल से आई थी। जून 2023 में अररिया और सुपौल जिलों के स्कूलों में मिड डे मील के अंदर मरी हुई छिपकली और सांप मिलने के बाद बैक टू बैक घटनाएं हुई थी। और ताजा पश्चिमी चंपारण का मामला, अधिकारियों की लापरवाही के कारण गर्मी के मौसम में बच्चों को बासी खाना, सांप मिल रहा है, कीड़े मकोड़े परोसे जा रहे हैं खाने में। और लापरवाही ऐसी है या पैसे बचाने की होड़ ऐसी है कि बासी खाना, यानी एक दिन पहले का जो खाना बन गया है वो बासी खाना बच्चों को परोस दिया जाता है, जिसमें 100 से अधिक बच्चे एक साथ बीमार पड़ जाते हैं। तो ये 3-4 घटनाएं मैंने आपको बताई हैं जो अपने आप में परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। एक और घटना है, ये ऐतिहासिक त्रासदी थी क्योंकि यहाँ गंडामन कीटनाशक कांड हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? ये हुआ था सारण में। और ये प्रकरण कब का है? ये 2013 का प्रकरण है।
ये क्या हुआ था? गंडामन कीटनाशक कांड। यहाँ क्या हुआ था? बिहार के इतिहास में मिड डे मील की सबसे दर्दनाक और बड़ी त्रासदी हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी सारण छपरा में। यहाँ गंडामन प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दिए गए भोजन में सब्जी बनाने के तेल में अत्यधिक विषैला कीटनाशक मिला हुआ था। यानी कि वो दवाई जो हम खेतों में कीड़े मारने के लिए डालते हैं, फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए डालते हैं, उस दवाई का इस्तेमाल उस तेल में कर दिया गया था जिससे बच्चों का खाना पकाया जाता है। असर क्या हुआ था? 23 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। असर क्या हुआ था कि 23 मासूम बच्चों ने जान गंवा दी थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो सरकारी व्यवस्था पर यकीन कर रहे थे, वो स्कूल आ रहे थे और स्कूल में परोसे गए मिड डे मील को स्वादिष्ट समझकर, पोषण युक्त समझकर खा रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये खाना उनकी मौत का कारण बन सकता है। इसमें दर्जनों रूप से जो बच्चे हैं वो गंभीर हो गए थे और कई तो अपंगता का शिकार हो गए थे। यानी कि 23 बच्चे मारे गए और जो बच्चे बचे वो अपंगता यानी कि अपंग हो गए थे, विकलांग हो गए थे ऐसे बच्चे। जांच में पता चला था कि तेल के डिब्बे में पहले खेती के में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक रखा गया था। तो ये तो लापरवाही का आलम है। अब आप ये कहेंगे कि मिड डे मील जो इतनी बड़ी योजना है उसमें ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं, तो क्या इसके लिए बजट नहीं होता है? क्या पैसों की तंगी की वजह से सब कुछ होता है? क्या भरपूर पैसा गांव तक नहीं पहुंचता है, सरकारी स्कूलों तक नहीं पहुंचता है, राज्यों तक नहीं पहुंचता है? तो इसके लिए भी आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ कि सरकार मिड डे मील योजना पर अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिड डे मील योजना के लिए, यानी कि पीएम पोषण योजना अब इसे कहते हैं, इसके लिए कितने करोड़ रुपए? 12,750 करोड़ रुपए आवंटित किए। यानी कितने करोड़ आवंटित किए? 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना, ये जो योजना है ये पूरे देश के 10.35 लाख यानी कि 10,35,000 से अधिक सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 11 करोड़ बच्चों को दैनिक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराती है। इस योजना के लिए, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, इस योजना के लिए सरकार 12 करोड़ रुपए खर्च करती है। 12 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये बड़ा अमाउंट है। 12 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, केंद्र सरकार। किस लिए? ताकि गरीब बच्चों को पोषण युक्त खाना मिल सके, उनको वो तमाम विटामिन मिल सके, उनको वो तमाम ज़रूरत का खाना मिल सके जिससे उनके शरीर का विकास हो सके। क्योंकि हमारे देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या रही है और इस कुपोषण से निपटने के लिए ही और बच्चों को, गरीब बच्चों को स्कूल लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार हर साल अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अब इस बजट का आवंटन कैसे होता है? तो केंद्र सरकार की तरफ से एक मोटा अमाउंट यानी कि 12 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित कर दिए गए। अब इसका खर्च कैसे होता है तो ये मैं आपको बता देती हूँ। पिछले 3 वर्षों का डेटा आपके सामने लेकर आई हूँ। केंद्र सरकार इस योजना पर हर साल अपना बजट बढ़ा रही है। सोचिए, हर साल जिस योजना का बजट बढ़ाया जाता है उस योजना का आलम यह है कि बच्चों को नमक की जगह डिटर्जेंट युक्त खाना खिला दिया जाता है। बच्चों को ऐसी सब्जी परोसी जाती है जिसमें पानी ज़्यादा, सब्जी कम होती है, ऐसा लगता है पानी में डालकर आलू बना दिए गए हैं। बच्चों को ऐसा खाना परोस दिया जाता है जो पूरी तरीके से अनहाइजीनिक है। जहरीला खाना परोस दिया जाता है जिसमें मरा हुआ सांप, कीड़े मकोड़े मिलते हैं। ये आलम है। सरकार जिस योजना का बजट हर साल बढ़ाती है उस योजना का आलम ये है। धरातल पर आते आते उस योजना का ये होता है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में मैंने आपको बताया कि ये 12 करोड़ से ज़्यादा का बजट रहा है। 2025 से 26 की बात करूं तब भी ये 12 करोड़ 500 रुपए था और 2024 की बात करूं तो ये लगभग 12 करोड़ 467 रुपए इसका बजट था। आप सोच लिए 12 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। किस लिए खर्च कर रही है? ताकि गरीब मासूम बच्चे हैं जिनके माता पिता उन्हें 2 वक्त का भरपूर खाना नहीं खिला सकते, जो बच्चे जिन्हें वो खाना नहीं मिलता जो उनके बढ़ते शरीर के लिए, उनके विकास के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उनके लिए सरकार 12 करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन उनकी थाली में पहुंचता क्या है? उनके थाली में पहुंचता है एकदम बेकार खाना, जहरीला खाना, ऐसा खाना जिसे खाकर बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। अब केंद्र सरकार इस पैसे को कहां और कैसे खर्च करती है? ये मोटा अमाउंट तो तय कर दिया गया, लेकिन खाद्य सामग्री कैसे आती है, स्कूलों तक कैसे पहुंचती है, ये भी आइए आपको बताती हूँ।
तो आपको बताएं 12 करोड़ 750 रुपए के इस मुख्य बजट के अलावा केंद्र सरकार भोजन से जुड़े कई अन्य खर्चों का 100% बोझ भी खुद उठाती है। देखिए अभी तक जो मिड डे मील है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को चलाती है, जिसमें 60% खर्चा केंद्र सरकार का होता है और 40% खर्चा राज्य सरकार का होता है। जानकारी ये है कि केंद्र सरकार भोजन से जुड़े अन्य खर्चों पर 100% का बोझ भी खुद उठाती है, ताकि थाली तक वो खाना पहुंच सके जो नौनिहालों के लिए जरूरी है। खाद्यान्न यानी कि अनाज सब्सिडी दी जाती है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के माध्यम से देश भर के स्कूलों के लिए सालाना 26 लाख, ये आप नोट करते रहिएगा, ये आप देखते रहिएगा कि कितना खर्च ये सरकार करती है, किस लिए करती है, और ये इतना मोटा अमाउंट अगर बच्चों पर खर्च नहीं किया जाता तो कहाँ जाता है, किसकी जेबें भरी जाती हैं, कितना भ्रष्टाचार है। 12 करोड़ रुपए, लेकिन खाना ऐसा जो शायद आप किसी जानवर को भी नहीं खिलाएंगे, खाना ऐसा जिसे आप खाना देखना पसंद नहीं करेंगे, इसके लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 26 लाख मीट्रिक टन अनाज जो है वो सरकार मुफ्त देती है। इस पर सरकार हर साल करीब 9,000 करोड़ की अतिरिक्त खाद्यान्न सब्सिडी वहन करती है। ये एक बात है। दूसरी बात परिवहन लागत, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की बात है, अगर स्कूल तक खाना पहुंच रहा है या खाद्यान्न सामग्री पहुंच रही है तो उसके लिए केंद्र सरकार क्या करती है, एफसीआई के गोदामों से लेकर सीधे स्कूलों तक अनाज पहुंचाने का 100% परिवहन खर्च भी केंद्र सरकार ही देती है। इसके साथ ही साथ प्रबंधन और निगरानी यानी कि योजना की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और डिजिटल ट्रैकिंग का पूरा खर्च भी सरकार उठाती है। सरकार ने कर तो दिया, डिजिटल ट्रैकिंग की बात भी सरकार ने कर दी, मॉनिटरिंग की बात भी सरकार ने कर दी, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ कागजी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि अगर वाकई में मॉनिटरिंग हो रही होती, ट्रैकिंग की बात हो रही होती, तो नौनिहालों को वो खाना नहीं परोसा जाता जो उनकी सेहत को दुरुस्त करने की बजाय खराब कर देता है और कई बार जानलेवा भी साबित होता है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में अब खर्च का बंटवारा कैसा होता है, ये तो बात रही उन 100% बोझ की जो केंद्र सरकार अपने ऊपर वहन करती है, और राज्य सरकार और केंद्र के बीच में कैसे शेयरिंग होती है ये मैं आपको बता दूं। भोजन पकाने की सामग्री, दाल, तेल, सब्जी और रसोइयों के मानदेय का जो खर्च है वो केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो मिलकर उठाते हैं। यानी कि देखिए खाद्यान्न यानी अनाज 100% केंद्र सरकार वहन करती है, परिवहन की लागत 100% केंद्र सरकार वहन करती है, और प्रबंधन और निगरानी का खर्चा भी केंद्र सरकार 100% वहन करती है। अब बात आती है तेल, सब्जी और दाल की, तो ये और रसोइयों के मानदेय की, यानी कि जो खाना पकाते हैं उनको सैलरी की, इसका जो खर्च है वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाते हैं। सामान्य राज्यों में जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में 60% खर्च केंद्र सरकार करती है और 40% जो हिस्सा है वो राज्य सरकारें देती हैं। यानी कि अनाज का खर्चा 26 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त में केंद्र सरकार देती है। 9,000 करोड़ की अतिरिक्त खाद्यान्न सब्सिडी केंद्र सरकार अपने ऊपर लेती है। इसके अलावा 60% यानी दाल, तेल, सब्जी, रसोइयों की सैलरी, इसके लिए भी केंद्र सरकार 60% खर्चा अपने ऊपर रखती है और 40% जिम्मेदारी होती है राज्य सरकारों की। ये बिहार, यूपी, महाराष्ट्र बड़े राज्यों की बात कर रही हूँ। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की अगर बात करूँ, जैसे कि असम हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर 90% खर्चा केंद्र सरकार का होता है और केवल 10% ही राज्य सरकारों को उठाना होता है। यानी कि मूलतः केंद्र सरकार संचालित करती है पहाड़ी राज्यों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो यहाँ 100% खर्चा किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो मोटा मोटी पैसे की कमी तो है नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया कि केंद्र सरकार पैसा भी दे रही है, अतिरिक्त बोझा भी शेयर कर रही है। 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है बड़े राज्यों में, और पहाड़ी राज्यों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन कर रही है। उसके बावजूद भी बच्चों की थाली में वो पोषण नहीं पहुंच पाता जो उनके लिए ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि भाई एक जो थाली है बच्चों की, उसका कितना कॉस्ट सरकार पर पड़ता होगा, ऐसा कितना खर्चा सरकार करती होगी जिसकी वजह से प्रॉपर खाना उनकी थाली तक नहीं पहुंच पाता है। तो आइए ये भी आपको बताती हूँ, ये बिहार के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो ताज़ा मामला है वो कहाँ से सामने आया है, वो आया है हमें बिहार से सामने आया है। तो ये आपके सामने आंकड़ा रख रही हूँ, प्रति बच्चा प्रतिदिन मटेरियल कॉस्ट कितनी आती है। ये बता दूं मैं आपको कि ये
बिहार के लिहाज से आपको बता रही हूँ, क्योंकि बिहार में ही ताज़ा मामला नालंदा से सामने आया है। यहाँ भोजन पकाने के लिए सब्जी, तेल, दाल और मसालों जैसी सामग्रियों के लिए सरकार प्रतिदिन प्रति छात्र कैसे ब्रेकअप करती है। प्राथमिक कक्षाएं यानी कि 1 से लेकर 5 तक 6 रुपये 78 पैसे प्रतिदिन पर बच्चा खर्चा होता है, यानी कि एक बच्चे पर 6 रुपये 78 रुपये का खर्चा होता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक की बात करूं तो 10 रुपये 17 पैसे प्रतिदिन खर्चा होता है पर बच्चे पर, यानी कि 1 से 5 में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्चा, एक बच्चे की थाली का खर्चा 6 रुपये 78 पैसे आता है, और 6 से 8 की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की थाली का खर्चा प्रतिदिन 10.17 यानी कि 10 रुपये 17 पैसे आता है। अब कुल भोजन लागत और खाद्यान्न और परिवहन मिलाकर कितना होता है? अब ऐसे समझिए कि अगर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त खाद्यान्न, सब्सिडी, एफसीआई, गोदाम से परिवहन लागत और प्रशासनिक खर्चों को भी जोड़ दिया जाए तो प्रति थाली का वास्तविक कुल अनुमानित खर्च कितना होता है? लगभग, यानी कि 1 से लेकर कक्षा 5 तक की अगर बात करूं तो लगभग 12 रुपए। अभी तक जो मैंने आपको कॉस्ट 6 रुपये बताई थी वो थी सिर्फ राज्य सरकार के स्तर पर, लेकिन अगर उसमें सब जोड़ दिया जाए, वो वाली सब्सिडी भी जोड़ दी जाए जो केंद्र सरकार देती है, एफसीआई के गोदामों से जो अनाज जाता है, परिवहन मॉनिटरिंग का खर्चा जो केंद्र सरकार वहन करती है, अगर उन सबको प्लस कर दिया जाए तो प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक कितना खर्चा आता है एक थाली पर, एक बच्चे पर कितना खर्चा आता है? वो आता है 12 रुपये 13 पैसे एक थाली पर खर्चा आता है। ये है कक्षा 1 से लेकर 5। और अगर हम यहाँ 6 से लेकर 8 की बात करें तो यहाँ लगभग कितना आता है? 17 रुपये 62 पैसे एक थाली पर खर्चा आता है, यानी एक थाली पर कुल इतना खर्चा आता है। लेकिन बावजूद इसके पैसे की लूट ऐसी है, भ्रष्टाचार की बीमारी ऐसी है कि बच्चों को पोषण तत्व नहीं मिल पाते और उन्हें जहरीला खाना परोसा जाता है। बजट और पारदर्शिता में बड़े बदलाव की बात जरूर कही गई, क्योंकि जब मिड डे मील पर सवाल खड़े होने लगे, पहली बात नहीं है, मिड डे मील पर सवाल खड़े होते हैं, उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं, और जब इस पर सवाल खड़े होने लगे तो बड़ा बदलाव बजट में किया गया। शिक्षा बजट का हिस्सा इसको बिहार में बना दिया गया। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि अब ये जितनी भी जानकारी है बिहार के पर्सपेक्टिव से आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि बिहार में ही ये मामला सामने आया है। तो बिहार में क्या हुआ? शिक्षा बजट का हिस्सा इसको बना दिया गया। बिहार सरकार ने अपने हालिया बजट में शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 60,954 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए। इसके अंतर्गत मिड डे मील योजना का संचालन होता है। वास्तविक उपस्थिति आधारित आवंटन, यानी कि किस तरीके से इसका आवंटन किया जाता है, तो सरकार के नए नियम के तहत अब स्कूलों को बजट का आवंटन केवल कुल नामांकन पर नहीं बल्कि भोजन करने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या पर होता है। यानी कि इस बात पर नहीं होता, मतलब जो बजट आवंटित किया जाता है, स्कूलों तक जो पैसा पहुंचता है वो अब इस आधार पर नहीं होता कि स्कूलों में कितने बच्चों का एनरोलमेंट हो रखा है, नामांकन हो रहा है, बल्कि बाकायदा उन बच्चों की लिस्ट पहुंचाई जाती है जो भोजन लेते हैं स्कूल से या जो भोजन खाते हैं स्कूल में, और उसके आधार पर, यानी कि रियल टाइम अटेंडेंस। यानी कि मान लीजिए एक स्कूल में 100 बच्चे एनरोल्ड हैं, लेकिन आज क्लास में या पूरे स्कूल में 50 बच्चे ही प्रेजेंट हैं, तो उन 50 बच्चों के हिसाब से ही उनको जो उनको मासिक देय है या जो उनका पैसा है वो पहुंचाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई मिड डे मील जब 12 करोड़ रुपए खर्च कर रही है केंद्र सरकार, और जो मेन्यू है उसमें अक्सर आप देखते हैं बच्चों को बासी खाना परोस दिया जाता है, बच्चों को वो खाना नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके लिए बाकायदा साप्ताहिक मेन्यू सरकार ने तय कर रखा है? और अगर इस मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना परोसा जाए तो वाकई में उनको वो विकास उनका होगा, वाकई में उनको वो पोषण मिलेगा जिसके लिए मिड डे मील जैसी योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। सबसे पहले देखिए पूरा का पूरा टाइम टेबल है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। टाइम टेबल ये कहता है कि सोमवार के दिन मेन्यू के हिसाब से मंडे के दिन चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जियों के साथ, यानी कि दाल चावल बच्चों को दिया जाना चाहिए, यानी कि चावल और मिक्स दाल, ये मेन्यू है। सोमवार के दिन स्कूल में थाली में चावल और मिक्स दाल परोसी जानी चाहिए और मिक्स दाल में हरी सब्जियों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्यों? इसके मुख्य पोषक तत्व क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। कैसे ब्रेकअप किया गया, हर दिन क्या क्या मिल सके बच्चों को प्रोटीन्स के लिहाज से, कार्बोहाइड्रेट्स के लिहाज से, वो समझिए। मंगलवार का मेन्यू ये है कि जीरा राइस और सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्जी परोसी जाए।
इसमें क्या पोषण मिलता है? हाई प्रोटीन होती है सोयाबीन और इससे बच्चों को एनर्जी मिलती है। बुधवार की बात करें यानी कि वेंसडे की बात करें तो मेन्यू के हिसाब से, सरकारी मेन्यू के हिसाब से अब क्या दिया जाता है, खिचड़ी में कितना चावल, कितनी दाल होती है, कितनी सब्जियां होती हैं, वो तो आप ग्राउंड रियलिटी को देखकर समझ सकते हैं, अपने आसपास के स्कूलों में जाकर देख सकते हैं। बुधवार को मेन्यू के हिसाब से खिचड़ी, हरी सब्जी, दाल और चावल मिश्रित होनी चाहिए। यानी कि खिचड़ी सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने दाल डाल दी या आपने चावल डाल दिया और खिचड़ी बना दी, नहीं, खिचड़ी में पूरा पोषण होना चाहिए। दाल चावल के अलावा हरी सब्जियां होनी चाहिए और दाल और चावल प्रॉपर संख्या में या प्रॉपर मिश्रण में, उनका प्रॉपर पोर्शन में उनका मिश्रण होना चाहिए। इसमें क्या मिलता है? संतुलित पोषण मिलता है। गुरुवार को क्या है? मेन्यू के हिसाब से चावल और मिक्स दाल मिलनी चाहिए, इससे वही कैलोरी और प्रोटीन। शुक्रवार को चावल और लाल चने का छोला या एक उबला अंडा, या जो लोग अंडा नहीं खाते उसकी जगह मौसमी फल मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा मिलता होगा? अधिकतर जगहों का जवाब है नहीं। शनिवार की बात करें तो यहाँ खिचड़ी हरी सब्जियों युक्त चोखा के साथ, इससे विटामिन और मिनरल्स की आपूर्ति हो जाए। तो इस मेन्यू को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का ख्याल रखा जा रहा है, संतुलित पोषण का ख्याल रखा जा रहा है, मिनरल्स का ख्याल रखा जा रहा है, आयरन और भारी मात्रा में प्रोटीन का ध्यान रखा जा रहा है। इस हिसाब से अगर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है तो कुपोषण जैसी समस्या बच्चों में कभी होगी नहीं। लेकिन इस मेन्यू का पालन देखने में तो किया जाएगा, लेकिन उस खाने की क्वालिटी कैसी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण और सरकारी नियम भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। सोचिए, इतना सब कुछ किया गया है, मौसम के हिसाब से सब्जियों का चयन किया जाए। कुछ ऐसी मौसमी सब्जी हैं जिन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, उसके बावजूद खाने की क्वालिटी एकदम बेकार है। मॉनसून और उमस के मौसम में बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी, इन तमाम सब्जियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और इनकी जगह केवल स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सुरक्षित ताजी मौसमी सब्जियां जैसे नेनुआ, कद्दू, परवल का ही उपयोग करने का सख्त नियम है। अब मौसम के लिहाज से सरकार ने ये तो तय कर दिया कि पत्ता गोभी नहीं खिलानी, भिंडी नहीं खिलानी, बैंगन नहीं खिलाना, पत्तेदार साग नहीं खिलाना, लेकिन जिन सब्जियों को चयन किया गया है, जिस रसोइये का चयन किया गया है, लेकिन जिस व्यवस्था का चयन किया गया है वो पूरी तरीके से खराब है। पोषण का नियम, ये सिर्फ नियम, कागजी नियम ये हैं, ग्राउंड पर क्या होता है वो तो मैंने आपको घटनाओं के साथ बता दिया। पोषण का कड़ा मानक यह है कि सरकारी नियमों के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के बच्चों को दैनिक भोजन में कम से कम कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? सोचिए, इतना तक ध्यान सरकार ने रखा है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको कितनी 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। इस हिसाब से जो मेन्यू है उसको शेड्यूल किया गया है, इस हिसाब से बच्चों की थाली तैयार की जाती है। और जो कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कितना मिलना चाहिए? 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, इस हिसाब से मेन्यू तैयार किया गया है, लेकिन मिलता नहीं है। इसके अलावा फोर्टिफाइड चावल का अनिवार्य उपयोग है। कुपोषण और एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करने के लिए साधारण चावल की जगह सरकार द्वारा विशेष रूप से तैयार आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये चावल रास्ते में ही भ्रष्टाचारियों के पल्ले पड़ जाता है, उनकी जेबों में चला जाता है। कई बार मिड डे मील का राशन बेच दिया जाता है, कई बार उस राशन के जगह कंकड़ पत्थर वाला राशन खरीद लिया जाता है, कई बार हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये सब कुछ लापरवाहियां हैं जो मिड डे मील में की जाती हैं। अब किस स्तर पर कमी होती है? साफ सफाई और सुरक्षा में जानलेवा लापरवाही की जाती है, यानी कि हाइजीन लैप्स आप इसे कह सकते हैं। ऐसी जगह पर खाना बनाया जाता है जहां शायद आप अपना कूड़ा फेंकना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसी जगह पर खाना बनाया जाता है जहां हाइजीन का नामो निशान नहीं होता, जो पूरी तरीके से गंदगी होती है, जहां जहरीले जीव और कीड़े हो सकते हैं। ऐसी जगहों पर खाना बनाया जाता है। केमिकल या विषैले तत्वों का मिलान भी इनमें हो सकता है। तो सच क्या है? सच ये है कि बच्चों को पोषण युक्त खाना दिया जाए, ये इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिस पर 12 करोड़ से ज्यादा सरकार खर्च करती है। ये कागजी बात है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि थाली में जहर परोसा जाता है, मिड डे मील बच्चों को नहीं दिया जाता है। अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कब प्रहार होगा, मिड डे मील में कब सुधार होगा, ये हमारा सवाल है। अगर आप भी सवाल करना चाहते हैं, कोई घटना शेयर करना चाहते हैं अपने आसपास के स्कूलों की, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।